नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। इस बैच में आपके पूरे जीके को यहाँ पे कवर किया जाएगा। सारी क्लासेस आपके सिलेबस के अनुसार होंगी, सिलेबस पर आधारित होंगी, यानी सिर्फ वही इसमें कवर किया जाएगा जो आपके सिलेबस में है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। भूगोल के आपके ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। एक एक करके हम इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर जाएंगे। ठीक है, ये सारा आपका पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस है, तो इसको कवर करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो आपका पूरा जीके है उसको यहाँ पे कवर कर जाएंगे। आज के वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये नोट्स बिल्कुल आपके टू द पॉइंट होंगे, जिससे आपके प्रॉपर नोट्स बन सकें और आप अतिरिक्त चीजें पढ़ने से बच सके जहां से आपके प्रश्न आर्मी में नहीं बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफी शब्द के बारे में कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, ज्योग्राफी शब्द जो है आपका, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन। बाइलैंग्वेज नोट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो भी आप इजीली इसको कवर यहां पे कर जाएंगे। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। एक तो ये क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, भूगोल का जनक किसको कहते हैं? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में रिपीट होता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीधा क्वेश्चन बनता है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, यानी इसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल की खोज किसने करी थी? सौरमंडल में हमारा जो सूर्य है, बाकी के सारे जो ग्रह हैं इंक्लूडिंग पृथ्वी, वो सब आ जाते हैं आपके। एक एक ग्रह के बारे में बात करेंगे जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा करी गई थी। आपसे क्वेश्चन आएगा, बताइए सौरमंडल की खोज किसने करी? आप कोपरनिकस का नाम बताएंगे। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? देखिए, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने करी, लेकिन यह किसने बताया कि जो ग्रह हैं वो किस गति से, किस तरीके से चक्कर काट रहे हैं यहां पर सूर्य के और अपने एक्सिस पर? तो ग्रहों के गति के नियम केपलर के द्वारा दिए गए। तो तीन इंपॉर्टेंट जो विद्वान हैं उनके नाम हमने देखे। पहला नाम था इरेटोस्थनीज, जिसे भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा नाम हमने देखा कोपरनिकस, जिसने सोलर सिस्टम की खोज करी। और तीसरा नाम है केपलर, जिसने ग्रहों की गति के नियम यहां पर दिए थे। ठीक है, अब ग्रहों के बारे में देखते हैं। हमारे पास वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे। 2006 में जो आपका प्लूटो है, इसके ग्रह की मान्यता खत्म कर दी गई। तो अब हमारे पास कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। जो बेसिक पॉइंट्स हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट जैसे मैंने कहा, उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं वर्तमान में? 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले सन यहां पर आपको दिख रहा है। सन क्या है? सन क्या एक प्लैनेट है या स्टार है? तो याद रखना, सन एक स्टार है। ठीक है, सारे ग्रह सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्रम पूछने को आता है, इनका क्रम बताइए, इनकी लोकेशन को लेकर क्वेश्चन आता है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है आपका बुध ग्रह, जिसको मर्क्यूरी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका वीनस, जिसको शुक्र ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का नंबर कौन सा है? पृथ्वी सूरज से तीसरे नंबर का ग्रह है। इसके बाद आता है मार्स, जो कि चौथे नंबर का ग्रह है। फिर आता है 5वें में आपका जुपिटर, फिर आता है शनि, उसके बाद आपका अरुण और उसके बाद आपका वरुण। इसी चित्र के माध्यम से आपके इतने सारे क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो जाएंगे जो आपसे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। आपको पूछा जाता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सीधा यहां पे बताएंगे। आप देख सकते हैं सूर्य को और यहां पर देखिए शुक्र को। तो ये जो शुक्र ग्रह है, ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका जो यहां से आप क्लियर कर सकते हैं, वो ये क्वेश्चन आता है, हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो देखिए, इधर से शुक्र है और इधर से आपका मंगल ग्रह है। हमारे पृथ्वी के ज्यादा नजदीक कौन है? शुक्र हमारे पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। एक तो ये याद करेंगे।
तीसरा क्वेश्चन जो आपको यहीं पर याद कर लेना है, ये आपको यहां पर छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड जिनको हम कहते हैं। क्वेश्चन आता है एस्टेरॉइड किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो ये जो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड होते हैं, ये आपके बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में है ये। तो जो आपके क्षुद्र ग्रह हैं वो किस किस के मध्य में हैं? आपके बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य में। और यहीं से क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा होगा इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बारे में, जो पार्थिव ग्रह होते हैं और जो आपके बाह्य ग्रह होते हैं। ये जो आपकी बेल्ट है क्षुद्र ग्रहों की, इसके इधर वाले ग्रहों को जो सूर्य की तरफ हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं। और जो इस बेल्ट के बाहर वाले ये चार हैं इनको आउटर प्लैनेट कहते हैं, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है, आपको चार ऑप्शन दे देगा, चार ग्रहों के नाम दे देगा और कहेगा बताइए इनमें से कौन सा एक आंतरिक ग्रह है। तो आंतरिक ग्रह कौन है? ये जो बेल्ट है पत्थरों की, इसके अंदर की साइड जो है ये आंतरिक ग्रह हैं, इनको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। और ये सारे आपके क्या हैं? ये आपके बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम के माध्यम से आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमने यहां पर क्लियर करने का प्रयास किया। एक और क्वेश्चन, सबसे नजदीक वाला आप बता देंगे और सबसे दूर वाला ग्रह कौन है? वरुण है, नेपच्यून है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। वलय रिंग जो ये है ये किसके पास है? शनि के पास है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक एक प्लेनेट के बारे में। सबसे पहला आता है आपका सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य को लेकर आपसे दो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पहला, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड के करीब समय लगता है। अगर आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका लगभग 500 सेकंड के करीब जाकर बैठ जाएगा, 496 497 के करीब जाएगा। तो लगभग 500 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। ऐसे में भी याद करना है 8 मिनट 16 सेकंड, और सेकंड्स में भी याद करना है कि पूरा कितना समय लगता है? 500 सेकंड के करीब लगता है। सूर्य से किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है? देखिए इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, सूर्य में जो एनर्जी होती है, जो हीट है, सूर्य इतना गर्म है, उसकी एनर्जी का स्रोत क्या है? तो सूर्य में आपकी परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की वहां पर प्रोसेस होती है जो कि सूर्य की एनर्जी का स्रोत है। तो कौन सी किस प्रकार की ऊर्जा वहां पर उत्पादित होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन वहां पर एक प्रोसेस होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में जो छोटे छोटे आपके हाइड्रोन्स होते हैं वो मिलते हैं और एक बड़ा सा हीलियम का पार्टिकल बनाते हैं जिससे बड़ी मात्रा में हीट जनरेट होती है। तो सूर्य की एनर्जी का स्रोत क्या है? आप कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हम परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत बार आता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमारे सोलर सिस्टम की ऊर्जा का स्रोत क्या है? अगर आपसे ये पूछ ले, हमारी सोलर सिस्टम की ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है परमाणु संलयन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे। सूर्य से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, यही दो क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। प्लैनेट्स की बात करते हैं, 8 प्लैनेट हैं जैसे हमने कहा। सबसे पहला प्लैनेट है आपका मरक्यूरी, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है आपका बुध ग्रह। इन दोनों पॉइंट को याद करना है, डायग्राम के माध्यम से आपको अब इजीली ये क्लियर हो गया होगा। हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है और सन के क्लोजेस्ट कौन है? आपका मरक्यूरी बुध ग्रह है। ठीक है, अगला ग्रह है आपका शुक्र ग्रह, जो कि सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। जैसे मैंने आपको कहा, यह पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे चमकीला भी यही है और सबसे गर्म भी यही है। अब क्योंकि ये चमकीला है तो इसीलिए इसको भोर और सांझ का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है। इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, यानी भोर का तारा और सांझ का तारा।
शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो जैसे आप यहां पर डायग्राम में देखेंगे लगभग ये पृथ्वी के समान है। अगर हम आकार की बात करें, साइज की बात करें, इसीलिए इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है पृथ्वी का भगिनी ग्रह, भगिनी यानी बहन, तो पृथ्वी का भगिनी किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। तो शुक्र को लेकर ये 2-3 पॉइंट्स जो आपको याद करने हैं। अगली है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो यहां पर पत्थरों की बेल्ट थी, एस्टेरॉइड बेल्ट थी, इधर वालों को क्या कहते हैं? आंतरिक। क्वेश्चन कई बार ऐसा बनता है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बताइए, तब तो आप जुपिटर बता देते हैं। कई बार पूछता है आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा बताइए, तब आप पृथ्वी का नाम लेंगे, ठीक है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यह क्वेश्चन आता है इनमें से किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना डिग्री झुका है पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर? 23.5 डिग्री, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? प्राकृतिक, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो वो है चंद्रमा, ठीक है। जो शुरुआत के 2 प्लैनेट हैं, बुध और शुक्र, इन दोनों का एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी आती है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो हम चंद्रमा कहते हैं जिसको, फिर आता है मंगल ग्रह, इसके पास 2 उपग्रह हैं, फिर आता है आपका जुपिटर जिसके पास लगभग 90 के करीब है, और फिर शनि आता है, इसके पास भी लगभग इतने ही हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह की। सौरमंडल का चौथा ग्रह सूर्य से दूरी की क्रम में। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। किस प्लेनेट को लाल ग्रह कहते हैं? सबसे गर्म शुक्र है, लेकिन लाल प्लेनेट मंगल ग्रह को बोला जाता है। इसका लाल रंग का कारण क्या है? तो इसके लाल रंग का कारण है आयरन ऑक्साइड। जो आयरन ऑक्साइड है उसके कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, जैसा हमने कहा, एक आपका फोबोस है और एक आपका डिमोस है। क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको दे देगा फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो फोबोस और डिमोस आपके मंगल के उपग्रह हैं। इनमें से जो ये डिमोस है, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। ग्रह नहीं पूछा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? वो बुध है। लेकिन अगर उपग्रह पूछेगा तो सबसे छोटा उपग्रह आपका डिमोस है, और ये किसका है? मंगल ग्रह का है। फिर आता है जुपिटर। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसको लेकर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस यही क्वेश्चन आता है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट। और एक वो क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो आंतरिक ग्रह है और बाहरी ग्रह वाला कॉन्सेप्ट है, और क्षुद्र ग्रह किन किन के बीच होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला है शनि। शनि की बात करें तो यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका जो रिंग है ये इसको खास बनाता है। क्वेश्चन आता है वलय रिंग वाला ग्रह कौन है? शनि है, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, इसको भी याद करेंगे। जो जुपिटर है इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमीड, ठीक है। और ये ज्ञानीमीड जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे हमने डिमोस देखा था ना, जो सबसे छोटा है, उसी प्रकार ज्ञानीमीड है जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। इसी प्रकार शनि का एक उपग्रह है टाइटन, ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है। और शनि का तो सबसे बड़ा ही होगा। अगला है आपका अरुण ग्रह, जिसे कहते हैं यूरेनस। इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। किस ग्रह को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह? आपका अरुण ग्रह। अरुण यानी यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शल के द्वारा 1781 में की गई थी। इसकी खोज कई बार पूछ लेता है, क्योंकि इसको लेकर के एक अलग सा आपका फैक्ट है कि इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो आपका एक अलग क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी खोज किसने करी, कब करी? तो विलियम हर्शल 1781। और इसके बाद आपका अगला ग्रह आता है नेपच्यून, जिसको कहते हैं हम वरुण ग्रह। इसको लेकर बस ये वाला क्वेश्चन याद कर लीजिए, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो आपका नेपच्यून है, वरुण ग्रह है, ठीक है।
बात करेंगे ग्रहण के बारे में। देखिए, जो ग्रहण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, या तो होता है सूर्य ग्रहण या तो होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स कहते हैं, चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। जो यहाँ पर नोट्स हैं बाइलिंगुअल हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, तो आपको जिसमें जो अच्छे लगे उनको नोट करते हुए जरूर चलें। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के नोट्स, और इंग्लिश माध्यम के हैं तो इंग्लिश माध्यम के नोट्स। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अब एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? देखिए, जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, सिर्फ यहां पर डायग्राम को समझिए, परिभाषा आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, और जब हमारी पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य अपनी जगह पर ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। जो सन होता है यह अपनी जगह पर ही रहेगा, चांद और पृथ्वी ही अपनी जगह बदलते हैं। तो जब चंद्रमा बीच में आ जाए उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में आ जाए चंद्रमा और सूर्य के, इसको कहा जाता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, अब परिभाषा को देखिए, जो आपने समझा वही परिभाषा है। सूर्य ग्रहण यह स्थिति होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जैसे ये रहा। यह घटना केवल अमावस्या को होती है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण यह स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और यह घटना केवल पूर्णिमा को होती है। तो इन दोनों को आपने याद करना है। क्वेश्चन आता है सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी बीच में आएगी, चंद्रमा बीच में आएगा, सूर्य बीच में आएगा, इस तरीके से। तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा के बीच में आने पर लगता है, और चंद्र ग्रहण पृथ्वी जब बीच में आती है दोनों के। सूर्य अपनी जगह पर ही रहेगा, ये दोनों चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बेसिक यही आपसे पूछा जाता है कि कब ये लगते हैं। अब बात करेंगे हमारे जो सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है हमारा, इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इनको देखते हैं। पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या कहते हैं? तो जो हमारी आकाश गंगा है इसको मंदाकिनी बोला जाता है। हमारी जो गैलेक्सी है इसको क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा है साइरस। ठीक है, प्लूटो को किस वर्ष बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था? प्लूटो पहले एक पूरा ग्रह था, और हमारे पास ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। लेकिन 2006 में, लास्ट वीडियो में मैंने 2005 बोला था, इसको आप करेक्ट कर लेना। 2006 में प्लूटो की ग्रह की मान्यता को खत्म कर दिया गया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। दो ही इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो सूर्य में पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो छोटे छोटे हाइड्रोजन पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं और एक बड़ा सा हीलियम पार्टिकल्स बनाते हैं, और इससे एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में बनती है। इसी प्रोसेस को नाभिकीय संलयन कहते हैं, और यही प्रोसेस स्रोत है सूर्य की ऊर्जा का। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे बाहरी हिस्से का नाम क्या है? तो सूर्य का जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसको कोरोना बोला जाता है। यह देखने में एक मुकुट की तरह होता है, इसीलिए इसे कोरोना कहते हैं। ठीक है, और जब कोरोना वायरस भी आया था उसका आकार भी एक क्राउन की तरह था, मुकुट की तरह था, इसीलिए उसका नाम भी क्या पड़ा? कोरोना पड़ा। पृथ्वी किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी की दो इंपॉर्टेंट गतियां होती हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं, और जो आपके दिन रात छोटे बड़े होते हैं वो परिक्रमण गति के कारण होते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में गति किस दिशा में करती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, और अपने अक्ष पे जो उसकी एक्सिस होती है उस पर भी घूमती है। अपने एक्सिस पर यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। भूकंप तरंगों का मापन किस यंत्र से होता है? तो भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। पृथ्वी किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो दिन रात परिभ्रमण से होते हैं।
और दिन और रात जो छोटे बड़े होते हैं, क्योंकि दिन रात आप जानते हैं कभी एक जैसे तो होते नहीं। सर्दियों में आपके दिन छोटे हो जाते हैं, रातें आपकी बड़ी हो जाती हैं, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं। तो दिन रात जो ये छोटे बड़े होते हैं वो परिक्रमण के कारण होते हैं, लेकिन जो दिन रात होते हैं वो आपके परिभ्रमण से होते हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इनको लेकर भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। परिभाषा को छोड़ दीजिए, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये हमारा एक पूरा ग्लोब यहां पर बनाया गया है। ठीक है, ग्लोब में एक बीच में से एक लाइन जा रही है, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। जो हमारे ग्लोब को, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, उसको कहा जाता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे, एक लाइन यहां पर जा रही है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके समांतर जो लाइनें खींची जाती हैं इनको अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, और जो ये बीच वाली है, जो भूमध्य रेखा है, ये भी एक अक्षांश रेखा ही है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले क्या याद करना है, सबसे पहले आपको एक ग्लोब बनाना है। ग्लोब को दो भागों में बांटती है एक रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके समांतर जो लाइनें खींची जाती हैं इनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और ये वाली जो भूमध्य रेखा थी इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये तो हो गई आपकी अक्षांश रेखाएं। साथ में आती हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, फिर से एक ग्लोब बनाना है, इधर आपका नॉर्थ पोल, इधर आपका साउथ पोल। जो लाइनें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिलाती हैं इनको देशांतर कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, ये यहां से यहां मिल रही है, यहां से यहां मिल रही है, तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पेपर में आता है, बताइए भूमध्य रेखा के समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं, बताइए दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश किसको कहते हैं, भूमध्य को कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं दो डायग्राम से याद हो जाएंगे। परिभाषा भी वही है कि पृथ्वी के बीचों बीच 0 अक्षांश रेखा होती है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है और इसके समांतर में जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांश कहते हैं। और वही यहां पर है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये थी आपकी अक्षांश और इस तरफ है आपकी देशांतर रेखाएं। एक क्वेश्चन ARO लैंसिडॉन में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, भूमध्य रेखा कितने डिग्री मध्याह्न पर स्थित है, यानी कितने डिग्री अक्षांश पर आपकी स्थित है भूमध्य रेखा। तो आप यहां पर देख सकते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है, साथ में दो रेखाएं और है, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा, इधर आपका कौन सा ग्लोब हो गया, यहां पर आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये हो गया आपकी भूमध्य रेखा। इधर हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, इधर हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन खींची गई है 23.5 डिग्री पर, और इस 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, क्योंकि ऐसे में आ रही है, अगर ऐसे में आती ऊपर से तो ये क्या होती, तब ये देशांतर होती। तो ऐसे में आ रही है, 23.5 अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार दक्षिणी ग्लोब में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, इसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो 23.5 अक्षांश उत्तरी, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये कौन सी रेखा है, ये मकर रेखा है। और ये दोनों भी आते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारे। भारत कहां पड़ता है, भारत आपके उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कर्क रेखा भी उत्तरी गोलार्ध से जाती है, और आप पढ़ते हैं आगे जाके, हम यहाँ पे कवर भी करेंगे, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करते हुए जाती है, 8 राज्यों से होकर गुजरते हुए जाती है। तो उसके बारे में हम हमारे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पर अक्षांश और देशांतर के बारे में देखा, कर्क और मकर रेखा के बारे में देखा। ठीक है, एक बार लास्ट में कवर कर लीजिए। देखिए, जो ये लाइन है आपकी, जो इस तरीके से गई है, इनको कहते हैं अक्षांश, और जो ये ऊपर से आ रही है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, इनको कहते हैं देशांतर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कॉन्सेप्ट को समझा डायग्राम के माध्यम से, और उसके बाद अक्षांश, देशांतर, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर क्लियर किया।
उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम वायुमंडल और वायुमंडल की जो विभिन्न परतें होती हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।